नमस्कार। गायत्री बाल निकेतन डेगाना की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने कल दैनिक जीवन में रसायन पार्ट 5 में हमने कल अम्ल के बारे में पढ़ा था, क्षार के बारे में पढ़ा था और लवण के बारे में पढ़ा था। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। हमने ट्रिक भी पढ़ी थी, अनिल अम्ल ने नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और फिर हमने पढ़ा था सार वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं और स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। फिर अपन ने तीसरे नंबर थर्ड पढ़ा था लवण। जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण व जल बनाते हैं। लवण तो बनाएंगे प्लस साथ में क्या बनेगा? जल भी बनेगा। और हमने अभिक्रिया भी लिखी थी और उस अभिक्रिया को हमने क्या कहा? ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो एक परिभाषा ये बन गई उदासीनीकरण अभिक्रिया की कि उदासीनीकरण, आगे हम परिभाषा वो लिखेंगे कि उदासीनीकरण की आपसे परिभाषा पूछ ले तो अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? क्योंकि ऊष्मा है जो ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। जब ये अभिक्रिया होती है तो ऊष्मा है जो ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। अब हमने कल जहाँ तक छोड़ा था, हमने छोड़ा था लवण का बता दिया, लवण की परिभाषा बता दी। अब उससे आगे हम बढ़ते हैं। तो प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार आपस में क्रिया करके उदासीन लवण और जल प्राप्त होता है। और प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्षारीय लवण और जल प्राप्त होता है। और जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्षारीय लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। तो इसको हम लिखेंगे तो लवण में प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उदासीन लवण प्राप्त होता है। कैसा लवण प्राप्त होता है? उदासीन लवण और जल। उदासीन लवण प्लस में क्या प्राप्त होता है? जल। इसे अभिक्रिया के माध्यम से हम समझेंगे। अभिक्रिया प्रबल अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से जब क्रिया कराते हैं तो ये Na और Cl, ये तो क्या बन गया? NaCl और OH और H, ये क्या बन गया? H2O। तो क्या हो गया? NaCl, समझ में आ रही है ना बात? Na और Cl तो क्या बन गया? NaCl और ये क्या बन गया? जल। हमें क्या बनाना है? जल भी बनाना है साथ में। इस अभिक्रिया के अंदर हमें ये ध्यान रखना है, NaCl प्लस H2O। कि भाई लवण के साथ जब भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे लवण तो बनेगा, जल पहले ध्यान करो जल कैसे बनाए हम। तो ये क्या हो गया? ये हो गया उदासीन लवण, ये हो गया उदासीन लवण और ये क्या हो गया? जल है ये। आगे हम बात करें तो पहला तो ये हो गया। दूसरा मैंने बताया था कि प्रबल अम्ल और क्षार क्या हो जाएगा? अब दुर्बल। क्षार क्या हो जाए? दुर्बल आ जाए। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, दुर्बल क्षार आए तब क्या होगा? तब है जो लवण होगा वो अम्लीय होगा। लवण कैसा होगा? अम्लीय होगा। तो क्या प्राप्त होगा? अम्लीय लवण। जल तो प्राप्त होगा ही होगा। अम्लीय लवण प्लस जल। इसका हम अभिक्रिया के माध्यम से समझेंगे। तो प्रबल अम्ल हम जानते हैं HCl एक प्रबल अम्ल है, ये HCl प्लस एक हम ले लेंगे दुर्बल क्षार। तो दुर्बल क्षार में हम ले लेंगे NH4OH। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है? जल बनाना है। तो ये H और ये OH क्या बन गया? ये तो जल बना देंगे। बचा क्या? NH4 और Cl। तो NH4
Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O। ये कैसा अम्ल है? ये अम्लीय लवण है। ये कैसा लवण है? अम्लीय लवण है। अगला मैं तीसरी बात करूं तो दुर्बल अम्ल, अब क्या ले लो? दुर्बल अम्ल प्लस क्षार, अब क्या ले लो? प्रबल क्षार। प्रबल क्षार तो क्या प्राप्त होगा? कौन प्रबल है इसके अंदर? प्रबल क्षार है। तो लवण कैसा होगा? लवण होगा वो क्षारीय लवण होगा। तो लिखेंगे क्षारीय लवण। क्षारीय लवण प्लस जब भी लवण अम्ल और क्षार आपस में गिराएंगे, लवण के साथ क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा। जल अभिक्रिया के माध्यम से लिखेंगे इसे। तो अभिक्रिया हो गई दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल हो जाएगा अपने CH3COOH। ये किसका सूत्र है? कल हमने पढ़ा था। ये है एसिटिक अम्ल का प्लस प्रबल क्षार। प्रबल क्षार देखो अपने यहाँ पे प्रबल क्षार NaOH। पहले हमें क्या बनाना है? जल का ध्यान कर लेना। ये OH और ये H, इससे क्या बन जाएगा? जल। बचा क्या यहाँ पे? CH3COONA। CH3COONA प्लस क्या बन गया? जल। तो ये कैसा लवण है? ये है जो क्षारीय लवण है। ये बात है। तो लवण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो उदासीन लवण हो गया, अम्लीय लवण हो गया और क्षारीय लवण हो गया। अब आगे हम बात करें लवणों के गुणों के बारे में बात करेंगे। तो ये अब मैं हटा रहा हूँ। लवण लवणों के गुण। तो पहला गुण क्या है? इनका गलनांक व क्वथनांक। इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। अब ये गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है? तो गलनांक को हम समझेंगे। गलनांक क्या होता है? गलनांक वह होता है जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं, तो उस वस्तु का वह बिंदु या उस तापक्रम का वह बिंदु जिस ताप पर, मतलब वह जो कोई वस्तु है जिस बिंदु पर जिस टेम्परेचर पर गलने लगती है, कोई वस्तु जिस बिंदु पर गलने लगती है या जिस टेम्परेचर पर गलने लगती है, उससे क्या, उस बिंदु को क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। क्वथनांक क्या कहते हैं? जब कोई द्रव है जिस बिंदु पर उबलने लगता है, उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। अर्थात ये विलयन में हो तब भी इसका क्या है? उच्च है। मतलब इसको ज़्यादा हीट की आवश्यकता होगी। इसको गलाने के लिए भी किसकी आवश्यकता होगी? ज़्यादा हीट की आवश्यकता होगी। इस बात से हम ये समझे। दूसरा है, ये किस रूप में पाए जाते हैं? ये क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं। यह क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं। इनके क्रिस्टल में, तीसरा है, इनके क्रिस्टल में क्रिस्टलन जल होता है। इनके क्रिस्टल में क्रिस्टलन जल होता है। क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? क्रिस्टलन जल। बात आई अपने, एक नया शब्द है क्रिस्टलन जल। तो क्रिस्टलन जल
क्रिस्टलन जल वह होता है, क्रिस्टल कौन है? लवण कौन से रूप में? क्रिस्टल रूप में। इस क्रिस्टल में उपस्थित जल के अणुओं की कुल संख्या। क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? क्रिस्टल पदार्थ में उपस्थित जल के अणुओं की कुल मात्रा क्रिस्टलन जल कहलाता है। तो लिखेंगे क्रिस्टल पदार्थ में उपस्थित जल के अणुओं की मात्रा, जल के अणुओं की मात्रा क्रिस्टलन जल कहलाती है। क्रिस्टलन जल कहलाती है। अब इनके उदाहरण क्या है भाई? कैसे पता चले कि भाई इसके अंदर क्रिस्टलन जल है या इसके अंदर जल है? तो अपन उदाहरणों से, उनके सूत्रों से समझेंगे। और तो सबसे पहले आपके दे रखा है यहाँ पे जिप्सम, Ca एग्जाम्पल लेंगे, CaSO4.2H2। ये किसका सूत्र है? ये है जिप्सम का। इसके अंदर कितने जल के अणु हैं? इसके अंदर 2 जल के अणु हैं। कितने भाई? इस क्रिस्टल में कितने जल के अणु, जल की मात्रा कितनी? 2 प्रदर्शित कर रहा है। वह सूत्र वो क्रिस्टलन जल को प्रदर्शित कर रहा है। अगला है इसका सूत्र है, वो प्रदर्शित करता है भाई ये क्रिस्टलन जल है या नहीं है। अगला है दूसरा अपने, पहला तो ये हो गया अपने, दूसरा एग्जाम्पल लें अपने। तो दूसरा अपने सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3 डॉट 10H2। इसे धावन सोडा भी कहते हैं। इसे क्या कहता है भाई? धावन सोडा। आगे आपका आएगा ये धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट। आप इसको देख करके बता सकते हो पिछले एग्जाम्पल के हिसाब से इसके अंदर कितने जल की मात्रा है। इसके अंदर कार्बोनेट, इसके अंदर 10 अणु है जो जल के विद्यमान है। अगला तीसरा एग्जाम्पल है K2SO4 Al2 K2SO4 Al2 SO4 की होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसके अंदर जल की कितनी मात्रा है? 24 है। ये किसका सूत्र है? ये फिटकरी का सूत्र है। जल के शोधन में ये काम में ली जाती है फिटकरी। ये सूत्र है जो हमें याद होने चाहिए। सूत्र भी 1 नंबर में कहीं ना कहीं पूछ भी लिया जाता है। इससे आगे मैं बात करूं तो ये अपने लवण वाला पूरा हो गया है। और इससे आगे हम अम्ल व क्षार की परिभाषाएं जो भिन्न भिन्न रसायनज्ञों ने अलग दी। हमारे इसके अंदर 3 ही रसायनज्ञों द्वारा दी गई जो परिभाषाएं है। सबसे पहले अम्ल व क्षार की जो परिभाषा है वो ऑरेनियस ने दी थी सर्वप्रथम। और उन्होंने बताया कि अम्ल भी 2 प्रकार के होते हैं, क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले उन्होंने अम्ल को किस प्रकार परिभाषित किया, उसकी परिभाषा ऑरेनियस के अनुसार अम्ल वे होते हैं। अभी हम समझाएंगे कि ऑरेनियस के अनुसार अम्ल, सबसे पहले हम लिखेंगे अम्ल व क्षारों की परिभाषाएं। अम्ल व क्षारों की, अम्ल व क्षारों की परिभाषा। क्षार की परिभाषा। ऐसा तो अनेक रसायनज्ञों ने दी थी,
पर सर्वप्रथम किसने दी थी? सर्वप्रथम अम्ल व क्षार की परिभाषा ओरेनियस ने दी थी। ओरेनियस के अनुसार, आरेनियस के अनुसार, आरेनियस महोदय है, आरेनियस के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा, अम्ल व क्षार की परिभाषा। तो आरेनियस महोदय ने क्या कहा था कि भाई, आरेनियस ने यह कहा था कि जल है, इस जल में यदि क्या डालेंगे हम, इस जल में हम डालेंगे, क्या डालेंगे? अम्ल डालेंगे। क्या डालेंगे? अम्ल डालेंगे। जल में अम्ल डालेंगे तो ये क्या बन गया? ये विलयन बन गया। ये क्या बन गया? विलयन बन गया। तो जब भी अम्ल इसमें जाएगा तो घुलेगा, घुलेगा तो ये अम्ल है जो क्या छोड़ेगा? अम्ल है जो H+ आयन छोड़ेगा। यदि कोई पदार्थ है, अम्ल और क्षार, अम्ल की पहचान कैसे की इसने कहा अम्ल को जल में डालने पर, कोई किसी पदार्थ को, वह पदार्थ जिसको जल में डालेंगे, वह पदार्थ जिसको जल में डालेंगे और उसने क्या छोड़ दिया? उसने छोड़ दिया H+, उसने H+ छोड़ दिया तो वो क्या कहलाया? वो कहलाएगा अम्ल। अम्ल की परिभाषा हो गई। अम्ल की परिभाषा क्या हो गई? वापस मैं एक बार समझा रहा हूँ। आरेनियस ने क्या कहा कि भाई कोई भी पदार्थ है उसको यदि आप जल में डालते हो और वो H+ आयन देता है, H+ आयन देता है तो वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। अब क्षार की परिभाषा दे दो। वही बात है, इसने कहा कि जल में वह पदार्थ, यदि जल में उस पदार्थ को डालने पर वो हमें OH- आयन दे देता है तो वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। क्या बात हुई? दो परिभाषाएं अम्ल व क्षार की, अम्ल की और क्षार की। अम्ल की परिभाषा क्या? वह पदार्थ जो जल में अपघटित होकर के, जल में डालते ही अपघटित हो जाते हैं और अपघटित होकर के हमें क्या देंगे? H+ देंगे। वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। क्षार वह पदार्थ जो जल में डालते ही हमें क्या दे देंगे? यदि उसने OH- दे दिया तो उसको क्या कह देंगे? क्षार। यदि उसने H+ दे दिया तो उसको क्या कह देंगे? अम्ल। आरेनियस जी ने ये बात बताई थी कि भाई किस पदार्थ को जल में डालो और यदि उसने H+ दे दिया तो उसको कह दो अरे भाई तुम अम्ल हो, और किसी पदार्थ को जल में डालो और उसने OH- आयन दे दिया तो उसको कह दो अरे भाई तुम तो क्षार हो। तो इसको परिभाषित करते हैं हम अम्ल। अम्ल वह पदार्थ जो जल में अपघटित होकर H+ हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। आरेनियस जी ने ये बताया था, अम्ल कहलाते हैं। क्षार की इन्होंने क्या परिभाषा दी? तो इन्होंने बोला क्षार कौन से होते हैं? तो वही बात है, वह पदार्थ जो जल में
अपघटित होकर OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। वह क्षार कहलाते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, हम समझ गए, हमने उदाहरण से भी समझा इसको कि भाई वह पदार्थ जिसको जल में डालो और उसने H+ दे दिया तो वो अम्ल कहलाएगा, उसको यदि उसने OH माइनस आयन दिया है वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। यहाँ मैं बार बार एक शब्द का नाम ले रहा हूँ, ये तो हाइड्रोक्साइड, तो ये तो हो गया, ये OH माइनस, ये क्या कहलाता है? OH माइनस हाइड्रोक्साइड। यहाँ मैं नाम ले रहा हूँ आयन, आयन नाम ले रहा हूँ। अब आयन क्या होता है? आयन क्या होता है? आयन वे परमाणु या अणु, समझना बात को, आयन क्या होता है? वे परमाणु या अणु जिनके ऊपर आवेश होता है, जिनके ऊपर क्या होता है? आवेश होता है। आवेश कैसा हो सकता है? आवेश प्लस का भी हो सकता है और आवेश माइनस का भी हो सकता है। आप देख सकते हो इसके ऊपर आवेश है, अतः मैंने इसको क्या कहा? आयन। इसके ऊपर किसका आवेश है? माइनस का आवेश है, अतः मैंने इसको क्या कहा? आयन कहा। तो शब्द को हम समझ गए भाई, इसे आयन क्यों कहा? यदि इसके ऊपर ये आवेश नहीं होता तो हम इसे आयन नहीं कहते। अर्थात परिभाषा आयन की क्या बनी कि वे परमाणु या अणु जिनके ऊपर चार्ज होता है, आवेश होता है, विद्युत आवेश होता है, वह क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं आयन। अब प्लस हो या माइनस हो, वह निर्भर करता है कि उसके अंदर प्रोटॉनों की मात्रा, उस परमाणु में, अणु में प्रोटॉनों की मात्रा अधिक हुई तो वह प्लस का चार्ज होगा, उसके अंदर यदि इलेक्ट्रॉनों की मात्रा अधिक होगी तो वो क्या होगा? क्षार होगा। इतना ही है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि भाई आरेनियस जी ने कुछ उदाहरण भी बताए थे कि भाई किस प्रकार ये H+ त्याग रहा है, किस प्रकार H+। तो सबसे पहले हम अम्ल को लेकर चलेंगे। आप ये परिभाषाएं हैं नोट डाउन करते रहें। पहले हम बात करेंगे अम्ल की। अम्लों के कुछ हम उदाहरण लेंगे, अम्लों के कुछ उदाहरण लेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ HCl। HCl का लिया मैंने उदाहरण। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये, AQ मैंने लगाया, AQ का मतलब होता है ये क्या है? लिक्विड है। ये क्या है? एक लिक्विड है, इसलिए मैंने क्या लगाया? AQ। तो ये क्या है? इसको यदि हम जल में डालेंगे, इसको किस में डालेंगे? हम जल में डाल दें। इसको किस में डाल दें? जल में डालते। ये क्या छोड़ देगा? अपना H+ क्या कर देगा? छोड़ देगा। और क्या बचा? H+, Cl-, ये हो गया। इसको किस में डाल दिया? इस अम्ल को, इस लिक्विड को डालते। ये किस में हो जाए? ये भी लिक्विड में अभी, और ये भी किस में अभी? लिक्विड में। छोटा लिखना तुम, मैं दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, छोटा लिख देता है। AQ, पहला हो गया ये उदाहरण अपने। दूसरा उदाहरण हम लें H2SO4, H2SO4। ये भी किस में डालेंगे? ये भी लिक्विड में, तो ये AQ हो गया। और H2O में डाला तो इसने अपना H+ पूरा देगा ये, तो इसमें H कितने? 2 है, तो ये हो गया 2H+ SO4 प्लस SO4। इसकी संयोजकता कितनी? -2। तो ये भी क्या हो गया? AQ। ये पानी में डाल रहे हैं अपन, ये सब सारे के सारे क्या है? लिक्विड में। और तीसरा उदाहरण लूँ मैं HNO3।
अच्छा, इनके साथ साथ में नाम भी हम नोट डाउन करेंगे। तो ये तो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा मैंने लिया HNO3, HNO3, इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ये भी किस में, लिक्विड में है। तो जब इसको भी किस में डाला भाई, जल में डालेंगे, तभी ये क्या देगा हमें, H+ देगा। यदि नहीं देता है तो OH- देता, तो ये क्या आ जाता है, क्षार। ये क्या है, H2O में डाला तो ये हमें क्या देगा, कितने H है इसके पास, इसके पास एक H है, तो H+। इसके पास कितने H थे, 2 H थे, तो 2H हो गया। H++ क्या बचा, NO3 बचा, NO3 माइनस। चौथा अपन ने लिया CH3 COOH, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसको भी किसके साथ किया, जल के साथ। तो ये क्या प्राप्त होगा हमें, ये वाला H दे देगा, तो क्या आ जाएगा, H++ CH3 COO-। ये दोनों ये आयन है, क्योंकि इनको इसके प्लस है, इसका माइनस, सारे ही आयन ये। और अगला आपने है कार्बनिक अम्ल, पांचवा है कार्बनिक अम्ल, H2CO3 कार्बनिक अम्ल। इसको भी जल में मिलाएंगे। अच्छा, ये भी लिक्विड है, AQ। और तो H++ HCO3-। ये भी किस में, लिक्विड में, ये भी किस में, लिक्विड में। ये अपन ने उदाहरण लिए हैं भाई। तो अब बात की जाए, ओरेनियस ने, मैंने आपको समय बताया था, ओरेनियस ने अम्ल की परिभाषा दी और बताया कि अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, क्षार की परिभाषा दी और कहा क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जल में अपना H+ दे रहा है, ये जल में अपना H+ दे रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो इसने अपना H पूरा दिया है, आज साइड में हो गया एक, इसने भी H पूरा 2 H है, इसमें भी इसके कितने 2 H है, तो इसके 2 H के 2 H पूरे इससे निकल गए। इसके देखो, इसके अंदर 1 H है और इसका पूरा 1 H है जो निकल गया। इसमें देखो H कितने हैं, एक तो ये तो निकल गया, H बचा हुआ है। इसमें देखो 2 H है, 1 H दिया इसने, 1 H तो इसके जुड़ा हुआ है। तो इसने किस प्रकार की परिभाषा दी, इन उदाहरणों के माध्यम से हम उस परिभाषा को समझेंगे। तो इसने बताया कि अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। तो इनके अनुसार लिखेंगे, इनके अनुसार या ओरेनियस के अनुसार अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अरेनियस के अनुसार अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। के अनुसार अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के
दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, और दूसरा क्या है, दुर्बल अम्ल। दूसरा क्या है, दुर्बल अम्ल। अब हम इनको परिभाषित किसकी सहायता से करेंगे, इन उदाहरणों के माध्यम से हम इनको परिभाषित कर देंगे और हमें परिभाषा फटाफट याद हो जाएगी। तो प्रबल अम्ल के बारे में, प्रबल अम्ल बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे तो जो पढ़ रहे हो उसके साथ साथ में आप सभी को याद होते जाएंगे प्रबल अम्ल। मैं इस बात को वापस रिपीट करूँगा कि इसके पास जितने एस थे इसने पूरा एस दे दिया, इसके पास 2 एस थे इसने पूरा एस दे दिया, इसके पास 1 एस था इसने पूरा एस दे दिया, इसने बच छोड़ा नहीं है इसने भी एच 1 ही दिया है। तो जो त्याग नहीं करते हैं, जो त्याग नहीं करते हैं वह दुर्बल होते हैं, जो अपना सर्वस्व त्याग कर देते हैं वो प्रबल होते हैं। इस बात से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो त्याग नहीं करते हैं, जो मौज मस्ती नहीं छोड़ते हैं वो कच्चे होते हैं। तो इन्होंने मौज मस्ती छोड़ी नहीं, इन दोनों इन्होंने पूरी मौज मस्ती छोड़ दी और पूरा तल्लीन हो गए पढ़ाई में। इन्होंने पूरा साथ दिया बताने में कि भाई हाँ हम अम्ल हैं, हम अम्ल हैं। तुम भी पूरा तैयार होगे तब तुम प्रबल हो जाओगे, तुम सब कुछ छोड़ोगे केवल पढ़ाई करोगे तो प्रबल हो जाओगे। तो हम बात करते हैं आगे प्रबल अम्ल, अर्थात ये 3 क्या है, प्रबल अम्ल। ये 3 क्या है, प्रबल अम्ल। ये क्या है, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। और ये 2 क्या है, इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो ये 2 क्या है, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो अब परिभाषा आप समझ गए होंगे। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, ये तीनों के तीनों ही पूर्णतया आयनित हो गए। और दुर्बल अम्ल वह अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित नहीं होते, इन्होंने पूर्ण अपना छोड़ा ही नहीं, तो ये क्या कहलाए, दुर्बल अम्ल। तो बिल्कुल हम परिभाषा लिखेंगे, वह अम्ल जो जल में, वह अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित, पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। आयनित ही वह ये था भाई, आयनों में बदल गए, पूर्ण रूप से आयनों में बदल गए। और दुर्बल अम्ल, तो इसका उदाहरण भी लिख लें अपना साथ साथ में, उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है इसके उदाहरण है कौन कौन सा है, एक तो HCl, और दूसरा उदाहरण क्या है अपना H2SO4, H2SO4, और तीसरा अपने क्या है HNO3। ये 3 है क्योंकि HNO3। अब अगली हम परिभाषा है दुर्बल अम्ल की। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित, पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं।
उदाहरण लिखें इनके। उदाहरण है आपके सामने है उदाहरण, इन्होंने छोड़ा नहीं है। एक तो एसिटिक अम्ल हो गया और ये क्या हो गया, कार्बनिक अम्ल CH3COOH, CH3COOH और H2CO3 कार्बनिक अम्ल। ये है, हमने अम्ल के बारे में बात की। अब ओरेनियस जी ने क्षार की जो परिभाषा दी, क्षार की क्या परिभाषा दी कि भाई वह पदार्थ जो जल में अपघटित होकर के OH- आयन देते हैं वे क्या कहलाते हैं, वह क्षार कहलाते हैं। तो हमारे आज के लिए इस सेशन में इतना ही, और इससे आगे का अध्ययन जो कि क्षार है, क्षार में भी दो चीज़ें हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। वही बातें होगी कि भाई जो पूर्ण रूप से OH- आयन दे देगा वह तो क्या कहलाएगा, प्रबल क्षार कहलाएगा, और जो पूर्ण रूप से अपना OH- आयन नहीं देगा वह क्या कहलाएगा, दुर्बल क्षार कहलाएगा। निश्चित रूप से इन सभी का घर पे आप अध्ययन करोगे, पढ़ोगे और वीडियो को देखोगे। जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ पर आराम से इसको देखें और समझें, और अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी तरीके से इसको प्रयास करके आपको समझाने की, और मेरा जहाँ तक मानना है कि आपको इस वीडियो से देखने पे आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से याद हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इससे आगे की हम चर्चा है, इससे आगे के बारे में हम जो क्षार के बारे में है जो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।